हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आपको ऑलरेडी थंबनेल देख के पता चल गया होगा कि हम अभी किसके बारे में बात करने जा रहे हैं, राइट? तो बहुत सारे एग्जाम अभी सीबीएसई का ऑलरेडी खत्म हो चुका है एंड नेक्स्ट अपकमिंग 11th मार्च को हमारा मैथमेटिक्स का एग्जाम होने वाला है, सीबीएसई क्लास 10th का। बहुत सारे बच्चे पूरा बहुत परेशानी में है कि मैथ्स एग्जाम कैसा जाएगा, क्वेश्चन कैसे आएगा, स्टैंडर्ड का क्वेश्चन कैसे रहेगा, बेसिक का क्वेश्चन कैसे रहेगा। बहुत सारे कोरी भी बच्चों का आ रहा है सर, क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करें एंड लास्ट टाइम में हम रिवीजन कैसे करें। बहुत सारे मुझे पर्सनली बहुत सारे बच्चों का क्वेरी आया था कि हम अभी जो रिवीजन करेंगे वो हर एक क्वेश्चन को अभी देखेंगे या सिर्फ कुछ क्वेश्चंस को, कुछ पर्टिकुलर टॉपिक्स को देखेंगे। तो हम अभी उसके बारे में डिस्कशन करने जा रहे हैं कि हमारे पास अभी 2-3 दिन है बाकी। इस 2-3 दिन के अंदर क्या पूरा का पूरा बुक कंप्लीट करना पॉसिबल है? क्या पूरा का पूरा बुक कंप्लीट रिवीजन करना पॉसिबल है? खैर, कुछ लोगों के लिए तो है। किसके लिए पॉसिबल है? जो थोड़ी हर एक क्वेश्चन को पहले से कंप्लीट कर दिया है, पढ़ लिया है एंड हर एक क्वेश्चन को मिनिमम टू मिनिमम 4 to 5 टाइम्स रिवीजन कर चुका है। तो हम भी अभी वैसे ही बात करने वाले हैं। जो बच्चा कुछ भी नहीं पढ़ा है अभी तक, उसके लिए तो रिवीजन बहुत हार्ड ही है। वो कभी कंप्लीट नहीं कर सकता। इस 2-3 दिन के अंदर कभी भी मैथमेटिक्स कंप्लीट नहीं होगा। स्टार्टिंग टू जीरो, जीरो टू हीरो लेवल तक, स्टार्टिंग टू कभी भी पॉसिबल नहीं होगा अगर वो कभी भी नहीं। एंड मेरे ख्याल से लगभग सारे स्टूडेंट अभी तक पढ़ना तो खत्म कर चुके होंगे, रिवीजन भी 2-3 टाइम खत्म कर चुके होंगे। खैर, इसके पहले जितने बार भी आप रिवीजन किए हैं, हर एक बार आपको रिवीजन करने के लिए भी कुछ टाइम पीरियड होता था, राइट? आप आपके टाइम टेबल के हिसाब से, आप जैसे भी स्टडी टाइम टेबल बनाए होंगे उसके हिसाब से आप एक एक चैप्टर को या फिर एक एक सब्जेक्ट को कुछ दिन दिए होंगे। एक सब्जेक्ट को 15 दिन, एक सब्जेक्ट को कुछ आपके जैसे आपका याद रहेगा। जो सब्जेक्ट आपके लिए इजी है, जो टॉपिक आपके लिए इजी है, उसके हिसाब से आई थिंक आप अभी तक पढ़ चुके होंगे एंड हर एक सब्जेक्ट का, हर एक टॉपिक का रिवीजन खत्म कर चुके होंगे। बट अभी जो लास्ट टाइम जो है, अभी 2 दिन ही है आपके पास, 2 या 3 दिन है आपके पास। इसी टाइम में आपको कैसे कंप्लीट रिवीजन करना है, कैसे हर एक टॉपिक को, हर एक एक्सरसाइज को कैसे थरोली देखना है, कैसे कंप्लीट रिवीजन करना है इसी 2 दिन के अंदर। एक देखिए, एक चीज मैं बोलना चाहूंगा यहाँ पे कि अगर आप कुछ नहीं पढ़े हैं, आपके दिमाग में कुछ है ही नहीं मैथमेटिक्स के बारे में, तो आप इतने दिन में कुछ कर नहीं पाएंगे। बट ये वाला जो टाइम है ना, इसमें आपको सिर्फ जो रिवाइज ऑलरेडी कर चुके हैं, जो माइंड में आपका ऑलरेडी बैठ गया है, जो ऑलरेडी है आपके दिमाग में, बस उसी का रिकल करना है। तो रिकल करके आप जितने भी चीज पहले से पढ़े होंगे उसी को ही आपको अभी याद करना है। अब फिर से कुछ नया चीज नहीं पढ़ना है। आपको नया चीज अगर पढ़ेंगे तो बहुत टाइम लगेगा, उसको आप पढ़ भी नहीं सकते हैं। बस जो ऑलरेडी पढ़ चुके हैं उसको रिवाइज करना है, मतलब रिकॉल करना है। तो हम अभी उसी के बारे में बात करेंगे कि कौन सा टॉपिक आप करना, आपको करना चाहिए, रिकॉल करना चाहिए, थोरोली रिकॉल करना चाहिए, जो कि मैथमेटिक्स बोर्ड एग्जाम के प्रोस्पेक्टिव में बहुत इंपॉर्टेंट होता है एंड मैक्सिमम टू मैक्सिमम हर एक ईयर, हर एक साल इस तरह का क्वेश्चन, इस टॉपिक के क्वेश्चन बहुत आता है। एंड मेरे ख्याल से अगर आप, मैं अभी जितना भी टॉपिक के बारे में, जो भी कंसेप्ट के बारे में आपको बता चलूंगा, वो सारे टॉपिक अगर आप थोरोली देखेंगे, रिकॉल करेंगे, देखेंगे तो अभी तो पढ़ने के लिए टाइम नहीं है, जो पहले से रिवीजन कर दिए होंगे मेरे ख्याल से, तो उसी को ही अगर आप अच्छे से थोड़ा सा रिकॉल करेंगे, थोड़ा सा ओवरलुक करेंगे, तो मेरे ख्याल से 90% से अबव आपका डेफिनेटली आ जाएगा मैथमेटिक्स सब्जेक्ट के अंदर। तो इसी के बारे में टेंशन लेने का जरूरत कुछ नहीं है। एंड आपका अभी जो टाइम पीरियड चल रहा है ना, बहुत प्रीशियस टाइम है। आपका हर एक मोमेंट इंपॉर्टेंट है, हर एक मिनट इंपॉर्टेंट है आपके लाइफ के, अभी जो टाइम चल रहा है। तो यहाँ पर अपना टाइम भी वेस्ट मत करिएगा। आप अगर पॉसिबल है तो थोड़ा सा स्पीड बढ़ा के भी वीडियो को देख लीजिएगा, तो आपका टाइम भी बच जाएगा इसमें से। ठीक है, तो अभी स्टार्ट करते हैं। हमारा जो है, यहाँ पर भी आपको दिखाई दे रहा होगा, एक है पिक्चर्स, मोस्ट रिपीटेड टॉपिक्स
एंड लास्ट मोमेंट रिवीजन टिप्स, कैसे आप रिवाइज करेंगे मैं थोड़ा डिटेल्स में आपको बोलता जाऊंगा। पहले हम टॉपिक्स को देखेंगे, कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव, बोर्ड एग्जाम के पर्सपेक्टिव, एंड हर एक चैप्टर को हम थोरोली देखेंगे। हर एक चैप्टर का आपका, मैं जो अभी कर रहा हूँ ना, यहाँ से आपका थोड़ा सा रिवीजन भी हो जाएगा, हर एक चीज का रिकॉल भी हो जाएगा आराम से, ठीक है। तो अच्छे से देखना, ये जो जितना मिनट का भी वीडियो बनेगा ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होगा आपके लिए। एंड जो भी पढ़ चुके होंगे उस सबका रिकॉल हो जाएगा यहाँ पर ही। मैंने जो हर एक पॉइंट, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको मेंशन कर दिया है, एंड हर एक पॉइंट मैं जब आपको बोलूंगा उसका रिकॉल मैं भी करा दूंगा, क्या क्या है जो भी फॉर्मुलाज वगैरह है मैं थोड़ा यहाँ पे रिकॉल करवा दूंगा। आप भी आपके माइंड में वो सब कुछ थोड़ा सा याद कर लीजिएगा फिर से, तो आपका कंप्लीट रिवीजन भी हो जाएगा इसके साथ मेरे ख्याल से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा मोस्ट रिपीटेड टॉपिक्स, जो बार बार हर एक साल जिस टॉपिक से आता है, हर एक चैप्टर से जो टॉपिक से जो कंटेंट से क्वेश्चन आता है, उस कंटेंट को मैंने लिया है यहाँ पर। एंड लास्ट मोमेंट रिवीजन, ओके, जो लास्ट मोमेंट में रिवीजन करेंगे अभी। देखिए, लेट्स स्टार्ट। हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है रियल नंबर। देखिए ये चैप्टर इससे इम्पोर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बोल रहा हूँ क्योंकि ये एक चैप्टर है हमारा। इसके अलावा बाकी जितना भी चैप्टर है, अलजेब्रा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ये सब क्या होता है, ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री नहीं है, पर अलजेब्रा, ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, मेंसुरेशन, ये सब चैप्टर्स में क्या है ना कि दो तीन चैप्टर्स मिला के क्वेश्चन आएगा, ठीक है। बट ये चैप्टर ऐसा है कि इस चैप्टर में जो सीबीएसई ने दिया है 6 मार्क आएगा, तो सिर्फ और सिर्फ इसी ही चैप्टर से 6 मार्क आएगा। मतलब ये वाला चैप्टर अगर आप कंप्लीटली देख लिए तो 6 to 6 मार्क आपका पक्का। तो देखिए इस चैप्टर से क्या क्या देखना है हमें। पहले है HCF एंड एलसीएम यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन। ये हमेशा मैंने बोला है कि ये जो फैक्टराइजेशन जो हम करते हैं यहाँ पर, एंड HCF एलसीएम जो निकालते हैं यहाँ पे, सिर्फ और सिर्फ प्राइम फैक्टराइजेशन यूज होगा। जो हम पहले प्रीवियस ईयर में जो पढ़ रहे थे 8 9 क्लास में, जो कॉमन डिवीजन मेथड, लॉन्ग डिवीजन मेथड, ये सब वगैरह जो HCF में पढ़ रहे थे, एंड कॉमन डिवीजन मेथड जो एलसीएम में कर रहे थे, ये सब यहाँ पर नहीं आएगा। यहाँ पर सिर्फ प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड आएगा। एंड जो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड करने के बाद, फैक्टराइजेशन करने के बाद जो आपका जो फैक्टर्स आएगा, उस फैक्टर्स को आपको पावर फॉर्म में लिखना है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा पावर फैक्टराइजेशन, सबसे इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। HCF एलसीएम कैसे निकालते हैं, पावर फैक्टराइजेशन आपको तो पता होगा, जरा सा रिकॉल कर दीजिए अभी, ठीक है। देन HCF एलसीएम एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप। वेरीफाई द रिलेशनशिप क्या होता है, जो आपका एक फॉर्मूला है। क्या है फॉर्मूला? द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर HCF एंड एलसीएम। क्या याद आ रहा है फॉर्मूला? यस। तो वही फॉर्मूला को थोड़ा सा याद कर लीजिए, एंड उस फॉर्मूला के रिगार्डिंग जो भी क्वेश्चंस है, ठीक है, थोड़ा सा देख लीजिए। ये तो बहुत इजी टॉपिक है, मतलब ये ऐसे टॉपिक है, रसगुल्ला जैसा टॉपिक है ये। थोड़ा सा आप बस ऐसे पहले ऑलरेडी बहुत सारा चीज पढ़ चुके हैं आपके प्रीवियस क्लास में, जस्ट उसी को ही रिकॉल करना है थोड़ा सा, ठीक है। एंड प्रूफ ऑफ इरेशनैलिटी एक ही थोड़ा सा है यहाँ पर, जो प्रीवियस क्लासेस में नहीं पढ़े थे, ठीक है। इसके अलावा बाकी जितना भी है सब कुछ ऑलरेडी पढ़ चुके होंगे 8 9 क्लास में या प्रीवियस क्लासेस में। तो बस बहुत ही इजी चैप्टर है ये, यहाँ से 6 to 6 मार्क आने का कंपलसरी है, मतलब 6 to 6 मार्क आपका आ जाएंगे, ठीक है। अगर थोड़ा सा भी एफर्ट दिए होंगे, थोड़ा सा भी क्वेश्चन को अच्छे से देखे होंगे, तो डेफिनेटली आ जाएगा, उसमें कोई डरने का बात नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर वेरीफाई द रिलेशनशिप, मतलब जो फॉर्मूला है बोल दिया मैंने, द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर HCF एंड एलसीएम, राइट। अच्छा, तो ठीक है। नेक्स्ट क्या दिया, गिवन टू पॉजिटिव इंटीजर एंड एक्सप्रेस द पावर ऑफ एक्स एंड वाई। यहाँ पर क्वेश्चन ऐसा आता है कि अगर दो नंबर है एक्स स्क्वायर वाई, एक नंबर है एक फैक्ट हमारा नंबर है एक्स स्क्वायर वाई, एंड और एक है एक्स वाई स्क्वायर, तो ये दोनों के अंदर एलसीएम क्या होगा, HCF क्या होगा। तो ये चीज है, एलसीएम क्या होगा बोलिए, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, एंड HCF क्या होगा, एक्स वाई। ये तो पता होगा आप सभी को, थोड़ा सा रिकॉल कर दीजिए, ठीक है। तो उसके बाद आया हमारा प्रूविंग ए गिवन नंबर इज इरेशनल, √2, √3, 2 + √5 √3 दीज ऑल, राइट। ये तो इंपोर्टेंट है, पता ही होगा आपको, आपके टीचर ने जो भी पढ़ाए होंगे आपको बोले होंगे, राइट। एंड ये सब पहले 2 मार्क लॉन्ग क्वेश्चन में भी आता था, प्रूव √2 इज एन इरेशनल नंबर, प्रूव √3 इज एन इरेशनल नंबर, 7 √2 इज एन इरेशनल नंबर। इसका 4 फॉर्मेट है, पता होगा आपको, राइट। √2 इज एन इरेशनल नंबर, √3 इसका तो है 4, √2, √3, √5, √7, एंड इसके अलावा और बाकी सब फॉर्मेट भी है, जैसे कि 7 √2, जैसे कि प्रोडक्ट ऑफ इरेशनल एंड इरेशनल नंबर, एंड एडिशन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर, 2 + 5, ये क्या हो गया, एक एडिशन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर। तो ये तो ओवरऑल क्या हो गया,
जब हम एडिशन करते हैं एक रेशनल इरेशनल नंबर को, ये जनरली इरेशनल नंबर ही बन जाता है। 2 + 5 √3 क्या हो गया है कि इरेशनल नंबर ही हो गया। तो ये सबका प्रूफ जो करना है। एंड और एक चीज ये कि ये जो है कुछ क्वेश्चन यहाँ पे 3 मार्क में एंड लॉन्ग क्वेश्चन में आता था पहले, अभी ये क्वेश्चन 2 मार्क में भी आता है। अभी जो सैंपल पेपर निकला हुआ था इस साल का, उसी में देखे होंगे √2 इज एन इरेशनल नंबर, वो 2 मार्क में डाला हुआ था। तो देखिए ये पहले 3 मार्क में और 5 मार्क में आता था, अभी 2 मार्क में डाला हुआ है। तो थोड़ा सा चेंजेस तो हुआ है पैटर्न में भी, राइट। तो यहाँ से पता चल रहा होगा। ओके, देन वार्ड प्रॉब्लम और HCF एंड LCM। वार्ड प्रॉब्लम क्या होता है, बहुत सारा वार्ड प्रॉब्लम है, जैसे कि हमारा वार्ड प्रॉब्लम इतना एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है, बट आप जो स्टैंडर्ड के बुक जो भी होता है, आर डी शर्मा, हरीश अग्रवाल, बहुत सारे स्टैंडर्ड बुक है, एग्जाम्पलर में भी दिया हुआ है वार्ड प्रॉब्लम कुछ, ठीक है। तो वो सब आप देखे ही होंगे, बोलने का जरूरत नहीं है। HCF कौन सा केसेस में HCF निकलेगा, कौन सा केसेस में LCM निकलेगा, पता होगा आपको, ठीक है। क्वेश्चन देख के भी पता कर सकते हैं, जहां पर ग्रेटेस्ट मैक्सिमम इस तरह का कुछ वर्डिंग रहेगा वहां पर HCF निकलेगा, एंड जहां पर लीस्ट ये सब वर्ड रहेगा वहां पर LCM निकलेगा, एंड कुछ कुछ केसेस में LCM ही निकलेगा, राइट। एंड कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होता है इसका, जैसे कि बोल दिया मैंने कि फाइंड फाइंड ए ग्रेटेस्ट नाइन फाइंड ए ग्रेटेस्ट 4 digit number which when divided by any three number like 14, 16 and 18 give the same remainder 5, राइट। इस तरह का क्वेश्चन पढ़े होंगे आप, राइट। तो थोड़ा सा रिकल कर दीजिएगा। एंड उसका बहुत सारा पैटर्न है, इसका तो 4-5 पैटर्न है, राइट, इस तरह का क्वेश्चन का, तो वो सभी पढ़ लीजिएगा। एंड एलसीएम का भी बहुत सारा क्वेश्चन है ऐसे, ठीक है, तो वो सभी पढ़ लीजिएगा, ठीक है। देन आते हैं हमारा नेक्स्ट चैप्टर को, पोलिनोमियल। पोलिनोमियल में देखिए द जीरोस एंड द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ द गिवन ग्राफ, ये इंपॉर्टेंट है। जो ग्राफ पढ़े थे ना, आपका जो फर्स्ट एक्सरसाइज जो है, राइट। सपोज ये ग्राफ है, क्या है, ये कार्टेशियन प्लेन है, तो कार्टेशियन प्लेन के ऊपर ये आ गया हमारा एक्स एक्सिस, ये आ गया हमारा वाई एक्सिस। तो यहाँ पर जो है अगर कोई भी कर्व हमारा ऐसे जा रहा है, तो ये एक्स एक्सिस को कितने बार क्रॉस किया हुआ है, 2 बार, तो उसका जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल क्या होगा, 2, राइट। तो एक्स एक्सिस को जितने बार भी क्रॉस करेगा एक कर्व और एक लाइन, उतना ही उसका जीरोस होगा, उतने नंबर का जीरोस होगा उसका, राइट। तो एक पोलिनोमियल अगर 2 बार क्रॉस कर रहा है एक्स एक्सिस को, तो उसका नंबर ऑफ जीरोस भी 2 होगा। तो कौन सा पोलिनोमियल का नंबर ऑफ जीरोस 2 होता है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का। तो डेफिनेटली हमें पता चल गया कि अगर कोई भी पोलिनोमियल अगर एक्स एक्सिस को 2 बार क्रॉस कर रहा है, तो डेफिनेटली वो किस तरह का पोलिनोमियल होगा, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होगा, राइट। तो ये सारा जो बेसिक चीजें ऑलरेडी पढ़ चुके होंगे, थोड़ा सा रिवाइज कर दीजिए, ठीक है। तो मैं यहाँ पे सिर्फ क्वेश्चन आपको इंपोर्टेंट दे रहा हूँ कि अभी लास्ट मोमेंट में आपको क्या क्या रिवाइज करने, रिकॉल करके जाना है, ठीक है। तो वो आपको रिकॉल करने के लिए भी आपको कंटेंट भी शॉर्ट हो जाएगा, एंड मेरे ख्याल से मैं जो आपको बोल रहा हूँ ना, इसी में से हर एक चीज का आपको थोड़ा थोड़ा सा रिकॉल भी हो जाएगा, राइट। अच्छा, तो देन आएगा फाइंड द जीरोस ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप। गिवन जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल, जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल निकालना है कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे देगा, उसका जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल, 2 जीरोस का होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, तो वहां पर ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का 2 जीरोस होता है, तो उसका 2 पोलिनोमियल, हाँ, तो अल्फा एंड बीटा जो निकलेगा, ठीक है। एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप, रिलेशनशिप मतलब, और रिलेशनशिप क्या है, अल्फा, यस, अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा बीटा, ये जो हमारा 2 रिलेशनशिप है। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, -b/a, एंड अल्फा बीटा क्या होता है, c/a। तो ये जो रिलेशनशिप है उसको वेरीफाई करना है, फर्स्ट जीरो फाइंड आउट करना है, उसके बाद रिलेशनशिप को वेरीफाई करना है। तो ये इस टाइप का क्वेश्चन जनरली आता रहता है। एंड ये जो पोलिनोमियल चैप्टर है, इसमें से 3 से 4 मार्क क्वेश्चन जनरली आता ही रहता है हर एक साल, ठीक है। तो अच्छे से देख लीजिएगा ये सब क्वेश्चन। हमारा जो दिया हुआ है 15 मार्क का आएगा अलजेब्रा से, तो आपको तो पता ही होगा 15 मार्क हमारा अलजेब्रा से आएगा। अलजेब्रा से बहुत सारा चैप्टर, 4 चैप्टर्स है, पोलिनोमियल, लिनियर इक्वेशन विद 2 वेरिएबल, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ये जो 4 चैप्टर है हमारा अलजेब्रा के अंदर, ठीक है। तो सॉरी 20 मार्क आएगा, सॉरी 15 नहीं 20 मार्क का आएगा। तो वहां से पोलिनोमियल हमारा हमारा रेगुलरली 3 to 4 मार्क का आता ही रहता है पोलिनोमियल, ठीक है। तो जनरली ये पोलिनोमियल जो होता है ना, ये 1 मार्क में इस तरह का क्वेश्चन आता रहता है। ग्राफ का जो क्वेश्चन है जनरली 1 मार्क में आता रहता है, एंड 1 मार्क 2 मार्क का क्वेश्चन ज्यादा रहता है यहाँ पर, ठीक है। तो ऐसे करके 3 to 4 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा डेफिनेटली। तो इसमें पोलिनोमियल चैप्टर से मेरे ख्याल से 1 मार्क 2 मार्क का क्वेश्चन ज्यादा रहेगा, ठीक है। एंड 3 मार्क भी आता है, लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आएगा इस चैप्टर से ज्यादा 2 मार्क, 2 मार्क 3 मार्क भी एक्सेप्ट कर सकते हैं,
राइट। ओके, देन फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, ये जो है सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, ठीक है। इसके रिलेटेड बहुत सारे स्टैंडर्ड क्वेश्चन अभी तक आप देख लिए होंगे। एंड जो भी बेसिक का बच्चा है, बेसिक स्टूडेंट्स हैं, वो जनरली एनसीईआरटी से पढ़ो, एनसीईआरटी एंड एग्जाम्पलर कर दो, काफी है आई थिंक, ठीक है। ओके, देन फाइंडिंग द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन, ओके हो गया। देन इफ अल्फा एंड बीटा, ये अल्फा है, अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, फाइंड द पॉलिनोमियल हुज जीरोस आर द एक्सप्रेस्ड इन द वेरियस फॉर्म ऑफ अल्फा एंड बीटा। इस तरह का बहुत सारा क्वेश्चन है हमारा। मैं जो क्रैश कोर्स दिया था, क्रैश कोर्स में भी इसका बहुत सारा क्वेश्चन मैंने दिया था, ठीक है। प्रैक्टिस करने के लिए जो भी मेरे क्रैश कोर्स को प्रैक्टिस किए होंगे उनका तो डेफिनेटली जिंगलाला हो गया होगा सब कुछ। और कुछ भी मतलब मेरे क्रैश कोर्स के जितना भी कोर्सेस, जितना भी टॉपिक आ सकता है हर एक चैप्टर से, हर एक टॉपिक का मैक्सिमम क्वेश्चन मैंने क्रैश कोर्स मटेरियल में डाल दिया था, ठीक है। तो जो मेरा क्रैश कोर्स मटेरियल किया होगा उसको कुछ सीखने का जरूरत भी नहीं है। ओके, नेक्स्ट वी आर गोइंग बैक टू आवर नेक्स्ट चैप्टर। नेक्स्ट चैप्टर इज पेयर ऑफ linear equation in two variable। ओके, पेयर ऑफ linear equation in two variable, देखिए इस चैप्टर से भी हमारा 4 to 5 मार्क का क्वेश्चन आ जाता है जनरली। तो फाइंडिंग वेदर गिवन इक्वेशन आर कंसिस्टेंट और नॉट, देखिए ये जो तुम्हारा बुक में जो एक टेबल है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कौन सा टेबल याद आ रहा है? हाँ बस, कौन सा कंसिस्टेंट है, कौन सा नॉन कंसिस्टेंट है, हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला क्या होगा, ठीक है। याद आ रहा है टेबल बुक का? हाँ, तो A1, ये ऐसे ऐसे दैट वन ओनली, A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2 कब होगा? जब यूनिक सोल्यूशन आएगा, राइट। हाँ, जब दो इक्वेशन के अंदर जब यूनिक सोल्यूशन आएगा तब कंडीशन क्या होगा, ग्राफिकल कंडीशन क्या होगा, अलजेब्रिक कंडीशन क्या होगा, कौन केसेस में इंटरसेक्टिंग लाइंस बनेगा, कौन सा केसेस में कोइंसिडेंट लाइन बनेगा, कौन सा केस में पैरेलल लाइंस बनेगा, ठीक है। तो ये पैरेलल लाइन कब बनेगा? जब A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2, पैरेलल लाइन बनेगा। जब पैरेलल लाइन बनेगा दोनों दोनों इक्वेशन नो सॉल्यूशन है। जब कोइंसिडेंट कब बनेंगे? जब A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2 हो जाएगा, तब इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन बन जाएगा। मतलब एक लाइन के ऊपर दूसरा लाइन, एक इक्वेशन के ऊपर दूसरा इक्वेशन का लाइन आ जाएगा, राइट। इसमें क्या बनेगा? इनफाइनाइट सॉल्यूशन बनेगा। देन आफ्टर इंटरसेक्टिंग लाइंस, यूनिक सॉल्यूशन कब बनेगा? जब A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2 होगा, तब यूनिक सॉल्यूशन बनेगा। एंड कौन से कितना पॉइंट में इंटरसेक्ट करेंगे? ओनली एक ही पॉइंट में इंटरसेक्ट करेंगे। तो ये जो हमारा जो टेबल है ना, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा, कौन सा कंडीशन में ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन किस टाइप का होगा, अलजेब्रिक कंडीशन किस टाइप का होगा, तो ये जो टेबल है ना तुम्हारे बुक में, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्यों ये इंपॉर्टेंट है मैं बोल रहा हूँ? इस एक टेबल के अंदर आपका 1 मार्क का क्वेश्चन भी आ सकता है, 2 मार्क का क्वेश्चन भी आ सकता है, 3 मार्क का क्वेश्चन भी आ सकता है, ठीक है। तो इसीलिए ये वाला जो टेबल है, एक टेबल के अंदर से बहुत सारे क्वेश्चन आ सकता है। मैक्सिमम क्वेश्चन विल पुट फ्रॉम दिस ओनली सिंगल टेबल। ओके, तो इसीलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाता है हमारे लिए। तो ये आ गया, ठीक है। तो इसको अच्छे से देख लीजिएगा। देन आ गया हमारा सॉल्विंग द गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, सब्स्टिट्यूशन एंड एलिमिनेशन मेथड। हाँ देखिए, तो ये जो मेथड है ना, एलिमिनेशन मेथड एंड सब्स्टिट्यूशन मेथड, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये दोनों। एंड और एक चीज मैं बोलना चाहूंगा यहाँ पे कि जो देखिए इस चैप्टर का 2 मेथड हमारा इरेज हुआ है, मतलब इस साल डिलीट हुआ है सिलेबस से, राइट। बट वो जो चैप्टर है ना, वो जो एक्सरसाइज है, उसका जो वार्ड प्रॉब्लम जो है, राइट, वार्ड प्रॉब्लम जो है, वो वार्ड प्रॉब्लम को आप सब्स्टिट्यूशन मेथड एंड एलिमिनेशन मेथड में कर सकते हैं, राइट। मेरे ख्याल से वहां से बहुत इंपॉर्टेंट वार्ड क्वेश्चन वहां पर है, जो कि हमारा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड एंड ये जो मेथड हमारा, जो 2 मेथड हमारा डिलीट हुआ है सिलेबस से, राइट, वो 2 मेथड का आप मेथड का जो एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को आप सब्स्टिट्यूशन मेथड एंड एलिमिनेशन मेथड में कर सकते हैं। मेरे ख्याल से वहां से क्वेश्चन आएगा जरूर, ठीक है। सिलेबस में तो वो मेथड ही हटा है ना, बस एक क्वेश्चन नहीं हटा। क्वेश्चन मतलब क्या है, हम जो क्वेश्चन जो दिया है उसके अंदर, उस क्वेश्चन को हम डिफरेंट मेथड से सॉल्व कर पाएंगे, राइट। सेम क्वेश्चन को हम सब्स्टिट्यूशन मेथड में भी कर पाएंगे, एलिमिनेशन मेथड में भी कर पाएंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड जो आपका डिलीट हो गया है उसी मेथड में भी कर पाएंगे, ठीक है। तो ये जो मेथड आपका डिलीट हुआ है, उसी में जो एक्सरसाइज है, वो एक्सरसाइज भी आप कर लीजिए, ठीक है। एक्सरसाइज जो क्वेश्चन है उसको सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन मेथड से करिए। तो ये जो वर्ड क्वेश्चन है,
वर्ड क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है उस एक्सरसाइज का, ठीक है। वो मेथड शायद डिलीट हो गया हो, बट उसका वर्ड क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मेरे ख्याल से वहां से आ जाएगा कुछ उस टाइप का क्वेश्चन, ठीक है। तो उसका आप थोड़ा सा देख लीजिए उस टाइप का क्वेश्चन। देन वर्ड प्रॉब्लम जो है, ठीक है, वर्ड प्रॉब्लम ये तो बहुत सारा क्वेश्चन मैंने बोल दिया था ऑलरेडी, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे दिया है फिक्स्ड चार्जेस, ट्रेन वाला क्वेश्चन जो है हमारा स्पीड एंड डिस्टेंस वाला क्वेश्चन, ठीक है। एज रिलेटेड क्वेश्चन की अभी फादर का एज इतना है, सॉन्स का एज इतना है, 4 साल बाद इतना होगा, फादर 4 साल बाद फादर का एज इतना होगा, तो सन का एज कितना होगा, इस तरह का जितना भी क्वेश्चन है, एज रिलेटेड क्वेश्चन, ट्रेन का रिलेटेड क्वेश्चन, स्पीड एंड डिस्टेंस रिलेटेड क्वेश्चन, ठीक है। हर एक टाइप का क्वेश्चन हमारा एक्सरसाइज के अंदर है। तो जितना भी हमारा जो दो एक्सरसाइज जो डिलीट हुआ है, रिड्यूस हुआ है, उस एक्सरसाइज के अंदर भी बहुत सारा वर्ड क्वेश्चन है, राइट। तो वो सारा वर्ड क्वेश्चन देख लीजिए, एंड सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन मेथड, ये सब एक्सरसाइज के अंदर जो भी क्वेश्चन है वर्ड क्वेश्चन, ये सारा का सारा वर्ड क्वेश्चन को देख लीजिए अच्छे से, ठीक है। तो इस वर्ड क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें से मुझे लगता है 3 मार्क्स में या लॉन्ग क्वेश्चन में आ ही जाएगा ये क्वेश्चन, ठीक है। या आई थिंक 3 मार्क या फिर 5 मार्क में ये क्वेश्चन तो इस चैप्टर से तो क्वेश्चन आएगा ही आएगा वर्ड क्वेश्चन, तो थोड़ा सा देखिए, ठीक है। 2 मार्क में भी आ सकता है, उसमें कोई ये नहीं है, ठीक है। तो देन हम चलेंगे नेक्स्ट चैप्टर को, दैट इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में तो आपको पता ही होगा, एक ही चीज है, हम ऑलरेडी जो है आपका पॉलिनोमियल चैप्टर में बहुत सारा चीज कर चुके हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का भी थोड़ा सा पार्ट हम वहाँ पे किए थे, राइट। तो ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, फाइंडिंग द नेचर, देखिए फर्स्ट जो है नेचर ऑफ रूट्स। नेचर ऑफ रूट्स क्या है, जो हमारा डिस्क्रिमिनेंट है, डिस्क्रिमिनेंट क्या था, बी स्क्वायर माइनस 4ac। आपको याद होगा कौन सा केस में रियल रूट आएगा, हमारा जो रूट आता है, कितना रूट आता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, 2 रूट आता है। तो ये जो 2 रूट जो आता है, ये 2 रूट हमारा डिस्टिंक्ट रूट होता है, या डिस्टिंक्ट रियल रूट होता है, या रियल रूट होता है, या फिर अनरियल रूट होता है, राइट। अनरियल रूट मतलब जहां पर बी स्क्वायर माइनस 4ac माइनस में आएगा, पता है ना, तीन केस हमारा। एक क्या होता है, जो जहां पर बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 होगा, और एक केस में क्या होता है जहां पर बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 होगा, और एक केस में क्या होता है जहां पर बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 होगा, जहां पर क्या होगा, नॉन रियल जीरोस आएगा, मतलब जो रियल नंबर नहीं होगा, वहां पर जो जीरोस है कोई रियल नंबर नहीं होगा, कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, ये बाद में पढ़ेंगे। तो ये जीरो क्या होगा, ये रियल नंबर नहीं होगा। तो इस तरह का जो डिस्क्रिमिनेंट है, जो 3 रूल है उसका, तो उसको भी अच्छे से देख लीजिएगा, ठीक है। इंपोर्टेंट है ये, 2 मार्क 3 मार्क में अक्सर आता रहता है, ठीक है। तो देख लीजिएगा उसका। देन आफ्टर, हाँ देखिए यहाँ पर ये इस तरह का जो क्वेश्चन है, इफ माइनस 3 इज रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस, व्हाइल द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस हैज इक्वल रूट्स, ठीक है। ये ही नेचर ऑफ द रूट्स के अंदर इस तरह का क्वेश्चन, 2 मार्क का क्वेश्चन, 3 मार्क का क्वेश्चन वैसे ही आता रहेगा। तो इस तरह का क्वेश्चन जो भी है आपके एग्जाम्पलर बुक में भी बहुत सारा क्वेश्चन दिया हुआ है, आदि शर्मा बुक में भी दिया हुआ है, स्टैंडर्ड के लिए तो आप प्रिपेयर कर रहे होंगे डेफिनेटली, ठीक है। तो इस तरह का क्वेश्चन अच्छे से थोड़ा देख लीजिए। देन सॉल्विंग सिंपल फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन, ठीक है। इक्वेशन को सॉल्व कैसे करते हैं, ये मेरे ख्याल से तुम्हारा फ्रैक्शन का फॉर्म आने का पॉसिबिलिटी ज्यादा है, ठीक है। फ्रैक्शन फॉर्म में होगा, तो जब फ्रैक्शन फॉर्म में होगा क्या करोगे, उसको पहले जनरल फॉर्म में लाओगे सॉल्व करके, राइट। तो फ्रैक्शन फॉर्म में इजी हो जाएगा आपको सॉल्व करने के लिए। तो जो भी फ्रैक्शन फॉर्म में आपका रहेगा इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसको सॉल्व करके पहले जनरल फॉर्म में ले आएगा, ठीक है। उसके बाद आपको जैसे सॉल्व करना है उस तरह से आप स्प्लिटिंग मेथड में कर सकते हो, ठीक है। अदरवाइज फॉर्मूला मेथड में भी कर सकते हो, अगर स्प्लिटिंग मेथड अगर मेंशन नहीं किया हुआ है तो जनरल मेथड में, फैक्ट हमारा फॉर्मूला मेथड में भी कर सकते हो। अगर किया है तो स्प्लिटिंग मेथड में करना है तो उस स्प्लिटिंग मेथड में करोगे, ठीक है। देन आफ्टर वर्ड प्रॉब्लम, सैम जो हमारा बोर्ड का वर्ड प्रॉब्लम, यहाँ पर बेस स्पीड एंड डिस्टेंस का बहुत सारा का क्वेश्चन आ सकता है, एज का क्वेश्चन भी होगा इसमें, राइट, एंड डिस्टेंस का भी क्वेश्चन होगा। तो जो भी क्वेश्चन है, ठीक है, तो वो थोड़ा सा देख लीजिए उस तरह का क्वेश्चन। अभी क्या है कि जो नहीं पढ़े हो वो बिल्कुल मत पढ़िएगा, ठीक है। अभी जो हमारा टाइम है बस ये रिकॉल करने का टाइम है, ये नया चीज पढ़ने का टाइम नहीं है ये। तो जो भी पहले से पढ़े होंगे बस वही चीज को अभी रिकॉल करना है, थोड़ा सा याद दिलाना है, हमारे दिमाग को खुद को याद दिलाना है, राइट। अच्छा, तो देखिए अभी नेक्स्ट चैप्टर को जाएंगे, चैप्टर 5 में क्या क्या इंपोर्टेंट है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में। मैं यहाँ पे 6 मार्क जो लिखा है ना, ये 6 मार्क एग्जैक्टली नहीं होता है, थोड़ा सा इधर उधर भी आ सकता है, 4 मार्क भी हो सकता है, 5 मार्क भी आ सकता है, 7 मार्क भी हो सकता है, ठीक है। तो ये लगभग, ठीक है, थोड़ा सा लगभग मार्क दे दिया है मैंने, तो लगभग 6 मार्क के आसपास का वैल्यू आएगा, ठीक है, आसपास का मार्क नंबर्स आएगा, ओके। देन यहाँ पे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में मेरे ख्याल से देखिए ये जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जो चैप्टर है ना, इसका स्टैंडर्ड के लिए भी एंड बेसिक के लिए भी, दोनों के लिए हमारे एनसीईआरटी में जितना दिया हुआ है
एंड आपका एग्जाम्पलर में जितना है उतना देख लीजिए, सफिशिएंट है, ठीक है। क्योंकि मेरे ख्याल से हर एक वैरायटी का क्वेश्चन एग्जाम्पलर एंड एनसीईआरटी बुक के अंदर दिया हुआ है, राइट। तो ये फाइंड द nth टर्म एंड इस जितना भी क्वेश्चन है, ठीक है। एंड टर्म कैसे फाइंड करते हैं, एंड हमारा स्टार्टिंग टर्म बिगिनिंग टर्म कैसे फाइंड करते हैं, इनिशियल टर्म कैसे फाइंड करते हैं, एंडिंग टर्म कैसे फाइंड करते हैं, राइट। एंड ऐसे भी दिया होगा, एक सीरीज दे दिया होगा पूरा, उसमें कॉमन डिफरेंस भी पूछ सकता है, राइट। कॉमन डिफरेंस कैसे फाइंड कर सकते हैं, एंड एन टाइम्स सम ऑफ द एन नंबर, ठीक है, ये भी क्वेश्चन होगा। सम ऑफ द एन नंबर कैसे फाइंड करेंगे, ये सब जितने ये सब वैरायटी का क्वेश्चन जितना भी होगा उसके अनुसार, ठीक है, थोड़ा सा देख लीजिए। एंड और एक चीज इंपॉर्टेंट है कि इस चैप्टर से केस स्टडी क्वेश्चन ज्यादा आता है, ठीक है। अभी अगर प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चंस देखेंगे तो ज्यादा से ज्यादा केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन जो होगा ना, वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के रिलेटेड होगा। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एंड एप्टीट्यूड के रिलेटेड ज्यादा क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो हमारा इक्वेशन से रिलेटेड भी क्वेश्चन आता है टेस्ट बेस्ड में, बट वो थोड़ा सा कम आता है, उतना नहीं आता। बट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन चैप्टर के रिलेटेड आपका केस स्टडी क्वेश्चन ज्यादा आता है, तो ये अच्छे से देख लीजिएगा, ठीक है। अच्छा, देन आफ्टर ट्राइंगल। ट्राइंगल देखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है एंड मेरे ख्याल से बहुत सारा स्टूडेंट्स को ये डिफिकल्ट भी लग रहा होगा, आई थिंक। एंड थोड़ा सा है भी ये, राइट। हम क्यों नहीं करेंगे, ये थोड़ा सा है भी, बिकॉज यहाँ पे जो थ्योरम वगैरह है थोड़ा सा रट्टा मारना जैसा है। तो ये ज्योमेट्री का पार्ट है, जो भी थ्योरम वगैरह है थोड़ा सा आप तो पढ़ लिए होंगे। मोस्ट इंपोर्टेंट थ्योरम जो है आपका बीपीटी थ्योरम, ठीक है। जो आपका 6.1 थ्योरम जो है, पढ़े ही होंगे आप, राइट। 6.1 थ्योरम क्या है, 6.1 याद है सबको? हाँ, बस 6.1 ये जो थ्योरम है आपको अच्छे से देखना है, ठीक है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट, मतलब ज्यादा आता है ये वाला क्वेश्चन, ये वाला जो थ्योरम है इसके रिलेटेड ज्यादा क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो हाँ हाँ, वही देखिए, कौन सा था वो जो if a line is drawn parallel to one side of a triangle to intersect the other two sides in the distinct point, right। ये वाला जो थ्योरम आपका है, थ्योरम 6.1, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, राइट। एंड इसके रिलेटेड आपका एप्टीट्यूड क्वेश्चन भी आएगा, मतलब न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी आएगा, ठीक है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। पहले आप थ्योरम जितना है थ्योरम को अच्छे से पढ़ लीजिए। अगर थ्योरम अगर समझ में आ गया, मतलब कंसेप्ट अगर समझ में आ गया, तो ये जो रेशियो जो निकालना है, साइड का जो रेशियो निकालते हैं यहाँ पे जो रेशियो निकालते हैं ना, एडी हमारा जो दोनों साइड जो होता है ट्राइंगल का, दोनों साइड का जो हम रेशियो निकालते हैं, प्रोपोर्शन जो निकालते हैं यहाँ पर, एडी अपन डीबी इज इक्वल टू एई अपन ईसी, राइट। तो ये सब जो हम जो निकालते हैं, तो ये रेशियो कैसे आता है, कैसे रेशियो कैसे निकालते हैं, ये वाला ट्रिक समझना चाहिए बस, और कुछ नहीं। ये वाला ट्रिक अगर समझ में आ गया तो ये सब थ्योरम इजी हो जाएगा। यहाँ पर जितना भी थ्योरम से इस चैप्टर का सारा थ्योरम में बस वही, हम साइड का रेशियो कैसे निकालेंगे, एरिया का रेशियो कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो जो वो अगर समझ में आ गया तो आपका लगभग हो जाएगा, ठीक है। तो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स तो है ये वाला चैप्टर, बट थोड़ा सा, हाँ, ज्योमेट्री ऐसे ही होता है, सिर्फ आपके लिए नहीं सबके लिए ये होता है। बट कुछ स्टूडेंट ऐसे भी है जिनको ज्योमेट्री बहुत पसंद है, मतलब अलजेब्रा से ज्योमेट्री, बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं, कुछ बच्चे मैं भी देख रहा था, मतलब मेरे भी स्टूडेंट्स कुछ है जिसको अलजेब्रा से ज्यादा उनको ज्योमेट्री पसंद है, ठीक है। पर मुझे तो अलजेब्रा ही फेवरेट है मेरा, ठीक है। तो जिसका भी अलजेब्रा फेवरेट टॉपिक है, फेवरेट सब्जेक्ट है, थोड़ा सा कमेंट कर दीजिएगा, बता दीजिएगा मुझे भी, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पर जितना भी थ्योरम है, पहले थ्योरम को कंप्लीट करिए, ठीक है। थ्योरम को थोड़ा सा अच्छे से देखिए इस चैप्टर से, इसके बाद आप जाइए हमारा एक्सरसाइज को, ठीक है। तो ये चैप्टर और ज्यादा नहीं बोलेंगे, इस चैप्टर में इतना ही है। थ्योरम को अच्छे से रिकॉल करिए, ठीक है। एंड उसके बाद एक्सरसाइज देखो, देखिए सारा का सारा क्वेश्चन को अच्छे से देखिए। यहाँ पर ज्योमेट्री का जितना भी क्वेश्चन है ना, हर एक क्वेश्चंस को देखना है, यहाँ पर एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ सकते। अलजेब्रा में क्या होता है, हम कंसेप्ट अगर जान लिए, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल फॉर एग्जांपल, हम जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल कैसे आता है जान लिए, तो उसके रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन देंगे हम कर पाएंगे। बट यहाँ पर क्या होता है, जितना भी क्वेश्चंस है, क्वेश्चंस को अच्छे से देखिए। हर एक वेराइटी, मतलब हर एक क्वेश्चन एक एक वेराइटी का क्वेश्चन है, जितना भी हमारा एनसीईआरटी एक्सरसाइज में जितना दिया हुआ है। तो हर एक क्वेश्चन को अच्छे से देखिए, थोड़ा सा समझिए क्वेश्चन को कैसे होता है, ठीक है। उसके बाद एक्स्ट्रा क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा फिरा के उसी रिलेटेड होगा, बट यहाँ पर दिक्कत क्या होता है ना, बच्चों को क्वेश्चन को समझना दिक्कत हो जाता है। तो इस तरह का जितना भी इस चैप्टर से ज्योमेट्री से जितना भी क्वेश्चन आएगा, आप अच्छे से पढ़िए क्वेश्चन को समझने की कोशिश करिए, राइट। क्वेश्चन अगर आप समझ गए तो आंसर बन जाएगा।
आंसर में बड़ी बात नहीं होता है, ये जो ज्योमेट्री का जितना भी क्वेश्चन रहता है इसमें आंसर में कुछ बड़ी बात नहीं रहता है, बट क्वेश्चन को समझने में बड़ी बात आ जाता है। ठीक है, अगर क्वेश्चन अगर समझ लिए तो आंसर ऑटोमेटिकली आ जाएगा। आपको तो कंसेप्ट पता ही होगा, थ्योरम्स पता ही होगा, थ्योरम पढ़े होगे, राइट। तो फॉर्मूलाज भी याद होगा, कंसेप्ट भी याद होगा, बट क्वेश्चन को अगर समझ गए तो आपको पता चल जाएगा कि कौन सी थ्योरम यहाँ पर अप्लाई होगा, कौन सा फॉर्मूला, कौन सा प्रॉपर्टी इस क्वेश्चन में अप्लाई होगा। वो अगर आप समझ गए तो आपके लिए ये ज्योमेट्री बहुत ही इजी है, रसगुल्ला टाइप का है, राइट। अच्छा ठीक है, अभी चलिए नेक्स्ट चैप्टर को हम जाएंगे, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। देखिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्या दिया हुआ है आपको, यहाँ पर आ जाएगा। मेन है दो आपका, एक है डिस्टेंस फॉर्मूला, दूसरा है सेक्शन फॉर्मूला, राइट। सेक्शन फॉर्मूला आपका जितना भी सेंट्रॉइड, मीडियन, मिड पॉइंट, ट्रांसेक्शन, ठीक है। तो डिस्टेंस फॉर्मूला याद है, डिस्टेंस फॉर्मूला एंड सेक्शन फॉर्मूला, हाँ याद तो होगा ही। सेक्शन फॉर्मूला क्या था, अच्छा पहले मुझे बोलिए डिस्टेंस फॉर्मूला क्या था। बस x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर का होल रूट, राइट, वेयर x1 y1 is an coordinate and x2 y2 is an another coordinate, right। अच्छा जब x1 y1 एक कोऑर्डिनेट होगा एंड x2 y2 और एक कोऑर्डिनेट होगा, वो दोनों के अंदर हम जब डिस्टेंस मेजर करेंगे तो कौन सा फॉर्मूला होगा, होल रूट अंडर रूट आपका आएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, तो या तो होगा फॉर्मूला, राइट। एंड वैसे आपका सेक्शन फॉर्मूला क्या होता था, हाँ जब हम किसी एक लंबा सा लाइन को जब हम कुछ सेक्शंस में डिवाइड कर देंगे, दो सेक्शन या फिर तीन सेक्शन में डिवाइड कर देंगे, उसके अंदर हम जब सेक्शन को मेजर करेंगे उस टाइम में हमारा ये फॉर्मूला यूज होता है, जो ये हाँ m1 x2 प्लस m2 x1 बाई m1 प्लस m2 एंड अदर कोऑर्डिनेट विल बी m1 y2 प्लस m2 y1 बाई m1 प्लस m2, जो भी है, ठीक है। सेक्शन फॉर्मूला जो है अच्छे से देख लीजिएगा उसको, बस इसी में और कुछ नहीं है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपका बस देखना है डिस्टेंस साइन सेक्शन, जो फॉर्मूला है फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन ही है, ठीक है। तो ये भी हमारा ज्योमेट्री का पार्ट है, थोड़ा सा देख लीजिए। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हमारा जो दिया है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो आपका सिलेबस में जो है ये कंप्लीट एक चैप्टर है, मतलब इसी ही चैप्टर में और कुछ मर्जिंग नहीं है इस चैप्टर के साथ, मतलब ये जो 6 मार्क का जो आएगा आपका, ठीक है, तो ये कंप्लीटली इसी ही चैप्टर से आएगा और कोई चैप्टर का मिला जुला नहीं होगा इसमें से, मतलब ये जो 6 मार्क है 6 to 6 मार्क सिर्फ और सिर्फ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एक ही चैप्टर से आएगा। इसका मतलब क्या है, समझ में आ रहा है, इसका मतलब है ये चैप्टर डेफिनेटली आएगा, ठीक है। डेफिनेटली इस चैप्टर से 6 मार्क आएगा ही आएगा। बाकी सब चैप्टर से हम जो कर रहे थे, जो मैजिंग चैप्टर जहाँ पे होता है, जहाँ जैसे कि अलजेब्रा, वहाँ पे 4 चैप्टर मिला के है, कुछ टाइम में ऐसे भी हो सकता है एक चैप्टर से 1-2 मार्क आएगा एंड और एक चैप्टर से ज्यादा मार्क आ जाएगा, ऐसे भी होता है। बट यहाँ पर हमें एक स्ट्रक्चर मिल गया, पार्टिकुलर एक पॉइंट मिल गया कि इस चैप्टर से 6 मार्क आएगा ही आएगा, ठीक है। तो थोड़ा सा देखिए, पढ़िए, इस चैप्टर से हमारा लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है, 2 मार्क 3 मार्क का क्वेश्चन भी आ सकता है, लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है, इंपॉर्टेंट चैप्टर है। एंड मजेदार बात यह है कि फॉर्मूला के रिलेटेड ही है, राइट, तो ज्यादा दिक्कत भी नहीं होगा इसको, अगर आप फॉर्मूला को अच्छे से समझे होंगे एंड क्वेश्चंस को अगर आप समझ पा रहे हो तो ये चैप्टर आराम से अटेम्प्ट किया जा सकता है। ओके, देन ट्रिग्नोमेट्री का 2 चैप्टर है, इंट्रोडक्शन ट्रिग्नोमेट्री, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। मेरे ख्याल से एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री से आपका जितना भी 3 मार्क एंड लॉन्ग क्वेश्चन आने का चांसेस ज्यादा है। एंड ये चैप्टर से 2 मार्क 3 मार्क का क्वेश्चन, इंट्रोडक्शन का चैप्टर से 2 मार्क 3 मार्क का क्वेश्चन ज्यादा आने वाला है। जितना भी फंक्शंस वगैरह है अच्छे से पढ़ लीजिए। हमारा एंगल्स कैसे निकालते हैं, आपका अगर एंगल सब याद है, डिफरेंट ट्रिग्नोमेट्री एंगल अगर आपको याद है तो अच्छा है, अगर नहीं याद है तो आपको कैसे निकालते हैं एंगल का मेजरमेंट, वो तो ट्रिक तो याद होगा ही होगा, राइट। तो पहले अगर मेरे ख्याल में, जो मेरा सलाह अगर मानेंगे तो एक काम करिएगा, जब भी आपको जो 15 मिनट को आप पहले ओएमआर शीट भरेंगे, ओएमआर शीट भरने के बाद जल्दी भर देना ओएमआर शीट, उसके बाद आप अगर होगा, अगर पॉसिबल है, अगर आपका इन्विजिलेटर अलाउ कर रहे हैं तो आप ये जो एंगल अगर आपको याद है तो अच्छी बात है, अगर आपको एंगल याद है तो बहुत अच्छी बात है, अगर एंगल याद नहीं है तो ये ओएमआर फॉर्म को जल्दी भर दीजिए एंड वहां पर आप लास्ट पेज में जहां पे रॉप करना है वहां पर एंगल का जो क्लिक डाल के आपको एंगल निकाल दीजिए, ठीक है। तो
इजी हो जाएगा आपको सॉल्व करने के लिए। जब आप क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन करने के लिए इजी हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, तो वो टेबल वैल्यू एंगल, जो एंगल मेजरमेंट का वैल्यू याद रखना है, एंड डिफरेंट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो याद करना है, ठीक है। ये तो फॉर्मूला वगैरह ट्रिग्नोमेट्री में क्या है, फॉर्मूला अगर याद है तो ऑटोमेटिकली हो जाएगा सब कुछ, इसमें कुछ दिक्कत वाला बात नहीं है। बस फॉर्मूला को देखना है, राइट। फॉर्मूला बस पूरा माइंड में होना चाहिए। ट्रिग्नोमेट्री में बस एक ही चीज है कि फॉर्मूला होना चाहिए माइंड में। फॉर्मूला अगर है तो सब कुछ पॉसिबल है, अगर फॉर्मूला नहीं है तो मच डिफिकल्ट। ओके, देन अगेन ज्योमेट्री, सर्कल, फाइंडिंग द लेंथ ऑफ द रेडियस। देखिए, ये जो सर्कल का जो चैप्टर है, ये कुछ बच्चे बोलते हैं कि ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है, कुछ बच्चे बोलते हैं हाँ हाँ मजेदार है, ठीक है। बट आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको कैसे, आपका एक्सेप्टेंशियल लेवल कैसा है, किस तरह का आप एक्सेप्ट कर रहे हैं इस चैप्टर को। तो देखिएगा, इस ये भी ऐसे ही है ज्योमेट्री का, मैंने तो ऑलरेडी बोल दिया ज्योमेट्री चैप्टर को कैसे करना है। पहले फॉर्मूला को याद करिए, डिफरेंट जो थ्योरम्स है, ठीक है। थ्योरम्स जो है, प्रूफ्स जो है, उसको थोड़ा माइंड में रखिए, ठीक है। रखने के बाद क्वेश्चन को पहले समझने की कोशिश करिए। क्वेश्चन अगर आपका 100% अगर समझ में आ गया, तो जितने भी आप प्रॉपर्टीज पढ़े पढ़े होंगे, थ्योरम्स पढ़े होंगे, प्रूफ्स पढ़े होंगे, वो सबको आपको देखना है कौन सा थ्योरम आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। क्वेश्चन अगर समझ में आएगा तभी जाके आप अप्लाई करेंगे ना। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट ये हो गया कि आपको पहले क्वेश्चन को समझना है, क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन अगर समझ में आ गया तो ये भी आपका बहुत इजीली हो जाएगा, टैकल कर पाएंगे आप, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन को समझना है, फिर आपको देखना है कौन सा प्रूफ, कौन सा प्रॉपर्टीज, कौन सा रूल यहाँ पे अप्लाई होगा, उसके हिसाब से आप रूल अप्लाई कर दीजिएगा, ऑटोमेटिकली आंसर आता चला जाएगा। एंड इस तरह के क्वेश्चन में और एक प्रॉफिट होता है कि आप छोड़ना मत, ठीक है। जो भी पहले गिवन पार्ट जो होगा, ठीक है, टू प्रूव एंड उसके बाद प्रूव आता है। तो ये जो अगर आपको सपोज क्वेश्चन समझ में नहीं आया, तो भी आप पहले गिवन पार्ट एंड आपका जो टू प्रूव, मतलब जो हमें प्रूव करना है, ठीक है, तो वो क्वेश्चन आप, वो जो सब चीज आप लिख दीजिएगा, ठीक है। प्रूव अगर आपको समझ में नहीं आया तो प्रूव वाला छोड़ दीजिए। तो आपका लॉन्ग क्वेश्चन अगर होगा तो उसी में टू प्रूव एंड गिवन पार्ट में आपका 1-2 मार्क आ जाएगा, ठीक है। ओके, इसमें कोई दिक्कत वाला नहीं है। देन एरिया रिलेटेड टू सर्किल, ये तो छोटा चैप्टर है, ठीक है। एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेगमेंट फॉर्मूला रिलेटेड ही है, फॉर्मूला अच्छे से देख लीजिए। एरिया ऑफ सेक्टर कैसे निकालेंगे, एरिया ऑफ सेगमेंट कैसे निकालेंगे, ठीक है। मेजर सेगमेंट क्या होता है, माइनर सेगमेंट क्या होता है, मेजर सेक्टर क्या होता है, माइनर सेक्टर क्या होता है, ये सारा चीज जो है। एंड यहाँ पर जो एक्सरसाइज है, हमारा एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक्सरसाइज का हर एक क्वेश्चन को देखिए। आपको तो याद आ रहा ही होगा एरिया ऑफ द सेक्टर फॉर्मूला, थोड़ा सा मैं फॉर्मूला आपको याद दिला देता हूँ, ठीक है। हमारा जो सेक्टर का फॉर्मूला क्या था, एरिया, ओके, एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ एंगल, राइट, थीटा। हमारा सेक्टर का एरिया कैसे निकलता था, अगर थीटा दिया होता है तो, हाँ, कैसे निकलेगा, थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, राइट। तो ठीक है, तो ये जो है एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला है, ये थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, एंड लेंथ ऑफ द आर्क, ठीक है, वो कैसे निकालेंगे, थीटा बाई 360 इंटू 2 पाई आर। वो जितना भी फॉर्मूलाज वगैरह है, सारा का सारा फॉर्मूला अच्छे से देख लीजिएगा, ठीक है। पहले फॉर्मूला को देखिएगा, उसके बाद जाके वो सब क्वेश्चन को समझिएगा, ठीक है। फॉर्मूला पहले पूरा याद आ जाने के बाद आप क्वेश्चन को जाइए, क्वेश्चन को अच्छे से समझिए, ठीक है। तो उस वहां पर क्वेश्चन समझने के बाद देखिए कौन सा फॉर्मूला यहाँ पर यूज होगा, कौन सा प्रॉपर्टीज यूज होगा, अच्छे से देखिए, उसके हिसाब से कैरियन हुए। कैरियन होने से आपका 100% मार्क आएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। देन सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, ये सब ज्योमेट्री का पार्ट है। ज्योमेट्री को कैसे अटेम्प्ट करना है तो मैंने बोल दिया है ऑलरेडी, ठीक है। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम से आपको सारा का सारा फॉर्मूला, ये जो फॉर्मूला है, कोन का फॉर्मूला, सिलेंडर का फॉर्मूला, ठीक है, स्फीयर का फॉर्मूला, हेमिस्फीयर का फॉर्मूला, ठीक है, एंड क्या है, सिलेंडर का फॉर्मूला, ये सब फॉर्मूला याद रखना है। ये सब का एरिया फॉर्मूला, ठीक है, कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, ये सारा का सारा चीज आपको याद रखना है, ठीक है। ये भी वैसे ही है, ज्योमेट्री का पार्ट है, हो जाएगा। आप फॉर्मूला को याद रखिए, फिर क्वेश्चन को समझिए, हो जाएगा, मैंने ऑलरेडी बहुत बार बोल दिया है। देन स्टैटिस्टिक, देखिए ये इंपॉर्टेंट है। इसमें जो है मीडियन मोड, मैंने बोला था ऑलरेडी, जब हम मीडियन निकालते हैं, मीन जब निकालते हैं, मीडियन निकालते हैं, मोड निकालते हैं, उसका जो फॉर्मूला है, ठीक है, फॉर्मूला को अच्छे से याद रखिए, ठीक है। एंड यहाँ पर उतना दिक्कत वाला बात नहीं होगा जब हम एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए मैं एक क्वेश्चन का बोल रहा हूँ अभी,
जब हम इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, देखिए पहले हमारा मीन का जो, आपको अच्छे से पहले एफ आई एक्स आई निकाल देना है, ठीक है। जब भी अगर आप कोई भी मीन का फॉर्मूला, अगर आई मीन का क्वेश्चन अगर आएगा, तो पहले टेबल बना दो। जो भी क्वेश्चन दिया होगा, क्वेश्चन के अंदर जो टेबल होगा उसका आप सीधे आंसर का एक टेबल बना दीजिए। एंड टेबल को अगर होगा, अगर पॉसिबल है, अगर आपके पास टाइम है एग्जाम में, तो स्केल वगैरह। हाँ, ज्योमेट्री में एक चीज मैंने बोलना भूल गया कि ज्योमेट्री में डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ज्योमेट्री का जो भी क्वेश्चन है, चाहे वो सर्किल का चैप्टर से हो, या फिर वॉल्यूम, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के चैप्टर से हो, या फिर, ठीक है, जो भी हमारे ज्योमेट्री के जितना भी चैप्टर है, सारा का सारा चैप्टर में अगर वो लॉन्ग क्वेश्चन है, तो डायग्राम मोस्ट इंपोर्टेंट है। डायग्राम के लिए भी मार्क्स रहता है, ठीक है। एंड डायग्राम आप अगर अच्छे से बना लिए, तो आपको एक इमेजिन आ जाएगा, एक आइडिया आ जाएगा कि आंसर क्या बनेगा, ठीक है। आंसर में कौन सा फॉर्मूला यूज होगा या फिर कौन सा प्रॉपर्टी यूज होगा। अगर आप डायग्राम अच्छे से बना लेते, तो उसके हिसाब से आप प्रॉपर्टीज को भी अच्छे से इंप्लीमेंट कर पाएंगे वहां पर, ठीक है। तो मोस्ट इंपोर्टेंट है वहां पे डायग्राम। देन स्टैटिस्टिक्स में देखिए, आपको तो पहले एफ आई एक्स आई समेशन एफ आई एक्स आई तो निकाल देंगे, ठीक है। मीन इतना डिफिकल्ट नहीं है, इतना तो दिक्कत वाला कुछ नहीं है इसमें, ठीक है। तो फॉर्मूला तो याद होगा, मीन निकालने के लिए फॉर्मूला क्या है, समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई बाई समेशन ऑफ एफ आई, राइट। तो फ्रीक्वेंसी निकाल दीजिए, मल्टीप्लाई करने से हमारा आ जाएगा, पता ही होगा आपको सब कुछ, ठीक है। ये थोड़ा सा रिवाइज कर दीजिए। ये एक इम्पोर्टेंट है आपका, मीडियन, मीन, मीडियन, मोड, ठीक है। एंड यहाँ पर एज्यूम्ड मीन मेथड, जो हमारा मेथड है, डायरेक्ट मीन मेथड, एज्यूम मीन मेथड एंड स्टेप डेविएशन मेथड, याद है। तो ये जो है, देखिए स्टेप डेविएशन मेथड कब करेंगे आप, अगर जब हम एक्सआई निकालेंगे, एक्सआई अगर डेसिमल में आ गया, डेसिमल में अगर आ गया, तो उसके बाद अब जाइएगा एफ आई डी आई में, राइट। डीआई निकालिएगा उसका। डीआई में भी अगर आपको, अगर दिख रहा है कुछ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है, डीआई में अगर कुछ कॉम्प्लेक्स नंबर, बड़ा नंबर दिख रहा है, या फिर आपका कुछ डेसिमल नंबर अगर दिख रहा है, तो उस केस में आप यूआई तक जाइए, ठीक है। तो आपको पता होगा कैसे, किस तरह का करना है, कब हमारा एफ आई डी आई लेना है, कब हमें यूआई जाना, यूआई लेना है, एफ आई यूआई लेना है, ये सब तो पता ही होगा, ठीक है। तो उसका फॉर्मूला थोड़ा सा देख लीजिए, कब क्या करना है, कब मीन डेविएशन मेथड यूज करेंगे, कब हाँ, कब डायरेक्ट मेथड यूज करेंगे, कब मीन डेविएशन मेथड यूज करेंगे, ठीक है। तो थोड़ा सा कब एज्यूम्ड मीन मेथड करेंगे, थोड़ा सा देख लीजिए ये सब कुछ, ठीक है। देन मीडियन, मीडियन भी है, फार्मूला है, जस्ट फार्मूला यूज करके बस करना है, एक तो फार्मूला है इसका, ठीक है। तो फार्मूला के हिसाब से देखिए मोड एंड मीडियन, ठीक है। हाँ, तो ये चैप्टर से इम्पोर्टेंट है, 6 to 9 मार्क लगभग आता है हर साल इस चैप्टर से, ठीक है। हाँ, 6 मार्क से 9 मार्क तक आता है इस चैप्टर से। एक और चीज है, 1 मार्क 2 मार्क क्वेश्चन आने का चांसेस बहुत कम है। जनरली 3 मार्क 5 मार्क क्वेश्चन आने का चांसेस ज्यादा है। एंड 1 मार्क क्वेश्चन, 2 मार्क का क्वेश्चन इतना नहीं है उसमें, चैप्टर में तो 2 मार्क का क्वेश्चन ही नहीं है। बट आपका 1 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, उसका कंसेप्ट पूछ सकता है 1 मार्क में। एंड चांसेस थोड़ा कम है, बट आ सकता है। एंड जनरली 3 मार्क एंड लॉन्ग क्वेश्चन आता है इस चैप्टर से, ठीक है। 3 मार्क का क्वेश्चन ज्यादा आता है इस चैप्टर से, ओके। तो ऐसे 6 to 9 मार्क क्वेश्चन, 6 to 9 मार्क इस चैप्टर से जनरली आता है हर एक साल, ठीक है। देन प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी में क्या है, देखिए तो ये जो है कॉइन, सिंगल कॉइन, जब आप एक बार कॉइन को टॉस करेंगे तो प्रोबेबिलिटी क्या होगा, ठीक है, टेल आने का प्रोबेबिलिटी। एक्चुअली ये जो सिंगल टाइम इतना वाला कॉइन का नहीं आता है, ये जनरली स्टैंडर्ड के लिए, बेसिक के लिए भी नहीं आता है, पूरा नॉर्मल जनरल क्वेश्चन हो गया है, ठीक है। तो ये 1 मार्क में आ सकता है, अगर ये 1 मार्क में पूछ सकता है ये, ठीक है। तो सिंगल टाइम अगर एक बार अगर हम कॉइन को टॉस करेंगे, तो टेल आने का चांसेस, प्रोबेबिलिटी क्या होगा, ये सब वगैरह पूछ सकता है। एंड जनरली 1 मार्क में हमारा कंसेप्चुअल रिलेटेड, जैसे कि मैंने ऑलरेडी बोल दिया था, हमारा लिमिट क्या होता है प्रोबेबिलिटी का, ठीक है। एंड कौन सा केसेस में हमें ट्रू फैक्ट में हमें प्रोबेबिलिटी क्या होगा, एंड फॉल्स के फैक्ट में प्रोबेबिलिटी क्या होगा, ठीक है। फॉल्स के चीज में प्रोबेबिलिटी क्या होगा, ट्रू के चीज में प्रोबेबिलिटी क्या होगा, प्रोबेबिलिटी का लिमिट क्या रहता है, ये सारा चीज जो है कंसेप्चुअल चीज, ये सब 1 मार्क में आता है। एंड तो आपका डाइस रिलेटेड क्वेश्चन आएगा, ठीक है। सिंगल डाइस क्वेश्चन आएगा, डबल डाइस क्वेश्चन आएगा, अगर 2 डाइस को एक बार थ्रो करेंगे तो क्या क्या प्रोबेबिलिटी, पॉसिबिलिटी आ सकता है, इवन नंबर का पॉसिबिलिटी क्या है, और नंबर का पॉसिबिलिटी क्या है, कंपोजिट नंबर का पॉसिबिलिटी क्या है, प्राइम नंबर का पॉसिबिलिटी क्या है, एक में प्राइम दूसरे में कंपोजिट, इस तरह का बहुत सारे वेराइटीज का क्वेश्चन बोला था मुझे, राइट। तो सारे का सारा वेराइटीज का क्वेश्चन क्रैश कोर्स मटेरियल में भी दिया है, तो अच्छे से देख लीजिए, ठीक है। उसके बाद कार्ड्स, ये इंपॉर्टेंट है, कार्ड्स हमारा इंपॉर्टेंट है, तुम्हारा 3 मार्क में, 1 मार्क में आ सकता है, 1 मार्क 2 मार्क 3 मार्क। ये जो प्रोबेबिलिटी का जो चैप्टर है ना, ये
सब में आएगा, 1 मार्क में भी आएगा, 2 मार्क में भी आ सकता है, 3 मार्क में भी आ सकता है, ठीक है। तो हाँ, लॉन्ग क्वेश्चन इतना नहीं आता है इस चैप्टर से, बट 1 मार्क 2 मार्क ज्यादा आता है, ठीक है, 3 मार्क में भी आता है, ठीक है। तो उसके हिसाब से देख लीजिए, ये चैप्टर तो इजी है, बहुत इजी चैप्टर है मेरे ख्याल से, तो ये बहुत इजी चैप्टर है प्रोबेबिलिटी, राइट, ठीक है। तो एंड आपको एक ही चीज होगा कि ये जो कार्ड्स में जितना ब्रैडिस का है, कार्ड्स थोड़ा सा अच्छे से देख लीजिएगा, ठीक है, कितना टाइप का कार्ड्स होता है, किंग किंग कितना होता है, कौन सा टाइप का कार्ड कितने टाइप का होता है, ठीक है। एंड ये सब कार्ड्स के बारे में देख लीजिए, डाइस कॉइन्स, ठीक है। तो ये हमारा ओवरऑल था, मैंने थोड़ा सा कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है जनरली, कौन से टॉपिक के बारे में ज्यादा आता है क्वेश्चन, क्या क्या आता है, मतलब वो तो सबके बारे में थोड़ा सा शॉर्ट रिवाइज था, ये शॉर्ट रिकॉल था, थोड़ा सा आपको याद भी आ गया होगा, ठीक है, हर एक चीज के बारे में आपको पढ़ने के लिए भी इजी होगा। तो देखिए, इस जो अभी जो टाइम है, इस टाइम को ज्यादा बर्बाद करने का टाइम नहीं है ये, आपका हर एक मूवमेंट आपके लिए इजी है। आप जितना भी टाइम आप पढ़ने के लिए दे सकते हैं, उतना टाइम आप उतना चांसेस आपको मिलेगा, पढ़ने का चांसेस, उतना याद दिलाने का चांसेस मिलेगा आपको। एंड मैथमेटिक्स के लिए डरने का कोई रीजन ही नहीं है। जो भी बहुत सारा बच्चे बोलते हैं कि मैथमेटिक्स के लिए डर लगता है, वो उतना कुछ है नहीं मैथमेटिक्स में, अगर आप थोड़े से रिवाइज किए हो, हर एक प्रैक्टिस किए हो, हर एक क्वेश्चन को 2-3 बार अगर प्रैक्टिस किए हो, एंड स्पेशली जो ज्योमेट्री का पार्ट है, ये अलजेब्रा पार्ट का इतना क्वेश्चन वाइज प्रैक्टिस करने का जरूरत नहीं है, कॉन्सेप्ट वाइज प्रैक्टिस करने का जरूरत है अलजेब्रा में। बट आपका जो ज्योमेट्री पार्ट है, उसमें आपका क्वेश्चन वाइज प्रैक्टिस करना है, हर एक क्वेश्चन को 2-3 बार प्रैक्टिस करना है, राइट। तो प्रैक्टिस जो किए होंगे अच्छे से, जो प्रॉपर्टी, हर एक प्रॉपर्टी ज्योमेट्री का पार्ट में जो प्रॉपर्टीज वगैरह है, रूल्स रेगुलेशन जो है, रूल्स जो है, फॉर्मूला जो है, वो सब अगर अच्छे से देखे होंगे तो उतना डिफिकल्ट कुछ भी नहीं है मैथमेटिक्स, ठीक है। तो यहाँ पे ज्यादा टाइम भी हो गया अभी, ठीक है, थोड़ा वीडियो थोड़ा लंबी भी हो गया है, तो आप थोड़ा स्पीड करके देख लीजिएगा अच्छे से, तो जल्दी आपका टाइम भी थोड़ा सा सेव हो जाएगा इसमें, ओके। तो यहाँ पर मैं अभी आपको जाने का टाइम हो गया, आपको भी ऑल द बेस्ट, सब अच्छे से लिखो मैथमेटिक्स, थोड़ा सा रिवाइज कर लो, जो थोड़ा सा रिकल करो, ठीक है। और एग्जाम के पहले दिन मतलब 10 तारीख रात को अच्छे से सो जाना, ठीक है। माइंड जितना सोओगे, जितना माइंड फ्रेश रहेगा, जितना माइंड को एक्टिव रखोगे, उतना लिख पाओगे एग्जाम में। तो इसीलिए सोना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो अच्छे से पानी पीना इस टाइम में, एंड पानी पीना बहुत जरूरी है, माइंड का जितना भी न्यूरॉन्स होता है, न्यूरॉन्स एक्टिव होता है पानी पीने से, राइट। पानी पीना एंड अच्छे से खाना एंड सोना, ठीक है। तो ये जो टाइम है ना, उसके साथ मैनेज करना है आपको, पढ़ने के साथ साथ ये सारा चीज को मैनेज करना है। एंड अभी आप रात तक पढ़िए, 2-3 बजे तक पढ़िए, ठीक है, सुबह थोड़ा सा 7-8 बजे उठेंगे तो 4-5 घंटे अगर सोएंगे तो चलेगा अभी इस टाइम में, ठीक है, मतलब एग्जाम के पहले दिन के टाइम टाइम में, राइट। एंड बट जब दिन जिस दिन एग्जाम होगा, मतलब 11 तारीख को एग्जाम है, तो 10 तारीख रात को आप 10 बजे सो जाइए, ठीक है। लगभग 6 to 7 आवर का नींद हो जाना चाहिए, अच्छे सा अच्छा सा नींद हो जाना चाहिए, ठीक है। तो माइंड भी फ्रेश रहेगा, हमारा जितना भी पढ़े होगे अच्छे से याद आ जाएगा, ओके। सो यहाँ पे मैं अभी रखता हूँ, ऑल द बेस्ट एवरीबॉडी, थैंक यू एंड गुड लक, थैंक यू।